गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी नामांकन का माहौल चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी जो मैट्रिक पास किए हुए हैं अच्छे अच्छे अंकों से, वे साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी आर्ट पढ़ना चाहते हैं। साइंस जो लेना चाहते हैं उनमें भी बहुत सारी समस्याएं आ रही है कि वे बायो से पढ़ें या मैथ से पढ़ें। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12th क्लास पास कर चुके हैं और वे सोच नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है कि वे ISC पास कर गई है, अब वे क्या करें, घर पे बैठे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो इन सारे बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और अंत में एक सुंदर सा कहानी सुनेंगे जो आपके जीवन को निखारने का काम करेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और आपके पास जितने ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिए ताकि यह संदेश उन सारे विद्यार्थियों के पास जा सके जो निर्णय लेने में असमर्थ हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें कौन सा विषय लेना चाहिए और किस विषय से अध्ययन करना चाहिए तथा कहाँ पे कोचिंग क्लासेस करनी चाहिए। सारे समस्याओं का समाधान आज इस वीडियो में होगा और सब कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अंत में ज़रूर बताएंगे। अंत में आपसे एक प्रश्न भी मैं करूंगा और देखता हूं कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे इस छोटे से प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। तो प्रश्न जवाब देने वाले जो विद्यार्थी होंगे उनका नाम मैं लाइव एक वीडियो चलाऊंगा, उसमें लूँगा कि कौन से विद्यार्थी हैं जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए पहले मुद्दे की बात करते हैं कि जो मैट्रिकुलेशन पास कर चुके हैं वे विद्यार्थी किस विषय से नाम लिखवाएं, वे विद्यार्थी 12th में किस विषय से नाम लिखवाएं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप नाम लिखवाते समय भरपूर समय दीजिए इस बात पर सोचने में कि आप क्या लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं या आर्ट लेना चाहते हैं। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में कोई विषय मत लीजिए, अन्यथा दूसरे के दबाव में आप बर्बाद हो जाइएगा। आप अपने दिल को टटोलिए, अपने मन को समझाइए और पूछिए अपने दिल से, अपने मन से कि आपको कौन सा विषय पढ़ने में मज़ा आता है। जो विषय आपको पढ़ने में मज़ा आता है वही विषय लीजिए। ना तो साइंस खराब है और ना ही आर्ट बेकार है। जितना महत्व साइंस का है ठीक उतना ही महत्व आर्ट का है, सिर्फ नज़रिया और समझ का अंतर है। आप कितना बेटर साइंस को समझते हैं, कितना बेटर आर्ट को समझते हैं, उतना ही आप कह पाएंगे कि साइंस इज़ बेटर और आर्ट इज़ बेटर। सिर्फ आपको समझना है। तो कोई विषय बुरा नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है, जानना है किस विषय में आपकी रुचि है, वही विषय लेंगे। और विषय लेते समय एक बात का ख्याल रखेंगे कि आप आगे करना क्या चाहते हैं, आपका एम क्या है। व्हाट इज़ योर एम? फर्स्ट यू थिंक अबाउट योर गोल, अबाउट योर एम, देयर आफ्टर यू चूज योर सब्जेक्ट। विदाउट एम हाउ कैन यू चूज योर सब्जेक्ट? सबसे पहले एम निर्धारित कीजिए, लक्ष्य बनाइए, उसके बाद चुनिए कि आपको कौन सा विषय लेना है। अधिकांश हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके मन में दो ही सब्जेक्ट चलता है, या तो साइंस नहीं तो आर्ट। बहुत कम ही विद्यार्थी होते हैं जो कॉमर्स लेना चाहते हैं। तो कॉमर्स भी हमारे लिए काफ़ी बेटर है, लेकिन उसे बहुत कम ही विद्यार्थी पढ़ पाते हैं। तो अभी जो विद्यार्थी साइंस लेने के लिए तत्पर हैं उनमें भी दो समस्याएं खड़ी हो रही है कि वे विद्यार्थी बायो से नाम लिखवाएं या मैथ से। तो आप किसी दूसरे विद्यार्थी के कहने में आकर के ना तो बायो लीजिए और ना ही मैथ लीजिए। आप खुद अपने दिल को, अपने दिमाग को टटोलिए कि आपका दिल और दिमाग बायो में लगता है या मैथ में लगता है। जिसमें आपका दिल लगता है वही विषय लीजिए और एम से ज़रूर जोड़िएगा कि आपको आगे करना क्या है। अन्यथा आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैथ पढ़िए, हो गया, डॉक्टर बन गया।
आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, बायो पढ़िए तो बन गए आप इंजीनियर। यानी कहने का मतलब अपने लक्ष्य को देखते हुए सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। और विशेष बात, आप यदि बायो लेते हैं या मैथ लेते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा का एक झंझट आ जाता है कि मैं एक्स्ट्रा में लूँ या ना लूँ। तो मेरा पर्सनली सलाह रहेगा कि आप एक्स्ट्रा ना लें यदि आप किसी क्षेत्र में बहुत बढ़िया करना चाहते हैं तो। रीज़न आप समझिए, सारे रीज़न को समझिए और सोचिए, तब जाकर के आप अपना डिसीजन बताइएगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना ज़्यादा बेटर होगा। यह वीडियो आपके लाइफ को बदल के रखेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपका जीवन बदलने वाला है। अन्यथा बाद में सब्जेक्ट लेने के बाद आपके पास सिर्फ और केवल सिर्फ पछतावा होगा और कुछ नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा वाली जो बात आती है उसे समझने की जरूरत है। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप बायो से एडमिशन कराते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, इस बात को लिख कर रखेंगे। यदि आप बायो से एडमिशन कराते हैं तो एक्स्ट्रा में मैथ आपको मिलता है, आप ले सकते हैं। लेकिन लेते समय ख्याल रखेंगे कि यदि आप बायो से नामांकन कराते हैं और एक्स्ट्रा में मैथ लेते हैं तो एक्स्ट्रा में मैथ तभी लेंगे जब आपका मैथ बहुत बढ़िया है, आपको मैथ आता है, तब बायो से नाम लिखवाइए और एक्स्ट्रा में मैथ रखिए। मतलब समझ में आ रहा है? यदि आपका मैथ बहुत बढ़िया है और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने बायो से नाम लिखवा लिया, तो एक्स्ट्रा मैथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ आपको आता है। आप मैथ में 30-45 नंबर का यूं ही बना देंगे, बन जाएगा आपसे, क्योंकि आप तेज़ हैं मैथमेटिक्स में। और बायो में आपका एम है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो जो डॉक्टर बनने वाले हैं, बायोलॉजी जिनको आता है, मैथ में अच्छे करते हैं, वे बायो से एडमिशन कराएं और मैथ एक्स्ट्रा में ले लें। लेकिन जो विद्यार्थी बायो में रुचि रखते हैं और जिनको मैथ नहीं आता है, मैथ में कमज़ोर हैं, वे भूल कर भी एक्स्ट्रा में मैथ नहीं लेंगे, अन्यथा उनका रिजल्ट फंस जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, फेल कर जाएंगे। बात समझ में आया? यानी आपका मैथ बहुत बढ़िया है, मैथ बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, और बायो आप पढ़ना चाहते हैं तो बायो से नाम लिखवाइए और मैथ एक्स्ट्रा में रख लीजिए। यानी मैथ आप नहीं पढ़ेंगे तो बना लेंगे, क्योंकि आपको मैथ आता है। लेकिन जिन विद्यार्थी को मैथमेटिक्स नहीं समझ में आता है, जो विद्यार्थी मैथ में कमज़ोर हैं, वे बायो से नाम लिखवाएं और एक्स्ट्रा मैथ ना रखें। तथा दूसरी बात है, यदि आप सिर्फ और केवल सिर्फ मैथ से नाम लिखवाते हैं, तो जो विद्यार्थी मैथ से नाम लिखवाते हैं उनको एक्स्ट्रा में बायो नहीं दिया जाता है। बात क्लियर हुई कि जो मैथ से नाम लिखवाएंगे उनको एक्स्ट्रा में कुछ नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए नहीं दिया जाता है कि मैथ पढ़ने वाले को बायोलॉजी की क्या जरूरत है। आप इंजीनियर बनेंगे तो क्या सुई घोंपेंगे? यानी कहने का मतलब है कि मैथ पढ़ने वाले को बायो नहीं दी जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में बायो का कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन बायो में मैथ का कनेक्शन है। डॉक्टर को मैथ के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन एक इंजीनियर को बायोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, बायो की ज़रूरत नहीं है। तो मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी कतई बायो के बारे में सोचे ही नहीं। यदि आपको इंजीनियर बनना है, आईआईटी फेस करना है, एआईटी पर फेस करना है, तो आप भुला कर भी बायोलॉजी के बारे में मत सोचें। आप दिन रात एक करें और मैथ ही मैथ पढ़ाएं। मैथ वाले पागल होते हैं, मैथ वाले पागल होते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट बायो लेते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा मैथ वाले पढ़ते हैं। कहा गया है कि इंजीनियर ज़्यादा पढ़ता है और डॉक्टर ज़्यादा सोता है। तो बहुत अंतर है। इंजीनियर बनने वाले रियल में पागल होते हैं, बहुत पढ़ते हैं। तो मैथ अगर आपको लक्ष्य आपने रखा है कि मैं इंजीनियर बनूं, तब तो आपको मैथ बहुत पढ़ना होगा, दिन रात लगाना होगा और बायो के बारे में सोचना भी नहीं होगा। लेकिन यदि आप डॉक्टर बनने के लिए सोच रहे हैं, बायो से नाम लिखवाए हैं और मैथ आपको आता है, तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको मैथ नहीं आता है तो भुला कर भी मैथ एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस फॉर यू। और ऐसा ही करेंगे। बहुत सारे टीचर हैं जो झट से कह देते हैं बायो से नाम लिखवाओ, मैथ एक्स्ट्रा में डाल दो। बहुत सारे गार्जियन भी ऐसे कहते हैं, लेकिन वे आपके लाइफ को बर्बाद करके रख देंगे। आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे,
आपका एम सिर्फ और केवल सिर्फ एम रह जाएगा और कॉपियों में लिखा ही रहेगा कि बनूंगा इंजीनियर, बन जाएंगे डॉक्टर, और जब वहाँ इलाज करना होगा तो साइन थीटा बाई कॉस से इलाज शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि हमको करना क्या है, तो मेरे इस वीडियो को एक बार, दो बार, बार बार देखिए और समझ जाइए कौन सा विषय से लेना ज़्यादा बेटर होगा। फर्स्ट यू थिंक, देयर आफ्टर यू डू, यानी डू, थिंक बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचिए। और जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट पास कर गए हैं उनके लिए विशेष सलाह यह होगा कि वे घर पे बैठे नहीं, वे कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दें। रेलवे, बैंक, एसएससी, बहुत सारा फॉर्म निकलते हैं जिसकी तैयारी वे शुरू करें। और तैयारी करते समय एक बात का ख्याल रखेंगे कि वे वहाँ पढ़ें जहाँ के टीचर उनको बढ़िया से पढ़ा सकें, ना कि केवल आते रहो, जाते रहो और लगे रहो तो हो गया। आप नौकरी भी कर लेंगे और आपकी शादी ब्याह भी हो जाएगी, पता चलेगा कुछ नहीं हो पाया। तो आपको बढ़िया जगह चुनना होगा कि कहाँ आपकी पढ़ाई बेटर होगी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही आ जाइए, लेकिन चुनिए, चूज कीजिए कि हु इज़ बेटर फॉर यू एंड विच पर्सन विल टीच यू वेल। कौन सा व्यक्ति है जो आपको अच्छा से पढ़ाएगा। और एक बात जरूर ख्याल रखिएगा कि उन व्यक्ति के पास जाइए जो सचमुच पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया हो। मैं तो देखता हूँ कि कुछ ऐसे टीचर हैं ना जो कंपटीशन का तैयारी कराते हैं और आज तक एक कंपटीशन फेस नहीं किए हैं, जो सीटेट का तैयारी कराते हैं आज तक सीटेट पास नहीं किए। तो आप सोचिए, आप विद्यार्थी हैं, आप रेलवे का तैयारी कराने वाले टीचर के पास जाते हैं, कभी वे टीचर रेलवे का एग्ज़ाम दिए हैं? नहीं दिए हैं। तो फिर वहाँ जाने से क्या फ़ायदा है। आप पॉलिटेक्निक का तैयारी करने के लिए चले जाते हैं वैसे टीचर के पास जिन्होंने कभी पॉलिटेक्निक एग्जाम में बैठा ही नहीं। तो इस सब बात को ख्याल रखने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास भी रेलवे, बैंक और कंपटीशन की तैयारी के लिए क्लास चालू कर दिया गया है। सोनहु से एक बहुत ही बढ़िया टीचर आ रहे हैं मेरे पास पढ़ाने के लिए, जिनका नाम है सोनालाल सर। बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे हैं और केवल वही नहीं पढ़ाएंगे, वे आपको मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे और मैं आपको इंग्लिश गाइड करूंगा तथा ट्रिकली मैथ पढ़ाऊंगा। मैडम है जो जी के जीएस देखेगी और दीपक सर हैं। आप दीपक सर से भली भांति परिचित होंगे। दीपक सर एक टैलेंटेड और मैथ के विद्वान आदमी हैं। तो वे पंजाब से आ रहे हैं और उनके देख रेख में ट्रिकली मैथमेटिक्स और जी के जीएस आप ग्रहण कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो यहाँ 7 बजे से क्लास चल रही है मॉर्निंग में। आप अगर इच्छुक हैं तो यहाँ क्लास ज्वाइन करें और पढ़ सकते हैं। और मैं बता दूँ 11th क्लास का भी शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है। 11th का बैच है 10:30 बजे इन मॉर्निंग। तो जो विद्यार्थी मैट्रिक पास कर गए हैं वे 11th क्लास ज्वाइन करें और आएँ पढ़ने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में एक प्रश्न करूँगा और एक कहानी भी सुनाऊँगा। तो चलिए मैं आपको कहानी सुना दूँ। अभी आप घड़ी में समय देख लीजिए, यहाँ नीचे टाइम चल रहा है 12:05 रात्रि का हो रहा है। सोचिए इस रात में मैं जगा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके कैरियर को देखते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए। यह कहानी आपका लाइफ चेंजिंग कहानी होगा अगर इसे दिल में उतार लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं और जुबान पे याद रखते हैं तो सचमुच आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं और आप प्यार से दिल से सोचेंगे मैंने क्या कहा आपको। एक गरीब इंसान था, एक गरीब व्यक्ति था, बहुत ही गरीब था। वो भीख मांगकर अपना परिवार चलाता था। तो भीख में लोग क्या देते हैं, 1-2 रुपये दे देते हैं, काफ़ी कम पैसे देते हैं, लेकिन उतना ही पैसे से अपना परिवार चला रहा था। एक दिन उसके दिमाग में आया कि कब तक भीख मांगूंगा, मैं कुछ काम करूं, कुछ बिजनेस करूं। तो बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। उसने बहुत दूर तक भीख मांगा तो उसे 2 से 3 रुपये मिले थे। अब सोचा 2-3 रुपये से कौन सा बिजनेस खड़ा होगा, कौन सा मैं बिजनेस कर लूँगा। तो उसने सोचा कि एक बिजनेस है जो कर सकता हूँ, वह है बैलून बेचने का। मैं बैलून खरीदूँगा और उसे बेचूँगा, मेला में बेचूँगा, 2 से 3 रुपये होगा, 3 से 4 रुपये होगा। इस तरह मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और मैं एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँगा।
तो उसने बैलून खरीदा और मेला में जाकर बेचने लगा। वह उड़ने वाला बैलून बेच रहा था, उड़ने वाला हवा में जो उड़ता है, जो इसमें गैसेस भरे होते हैं, वही बैलून प्रत्येक मेला में जाकर बेचता था और अपने परिवार को चलाता था तथा एक एक रुपया कलेक्ट करता था बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए। एक दिन वह बैलून एक मेला में बेच रहा था, तो एक काफ़ी मेला में भीड़ था। एक छोटा सा बालक आ करके उसके जैकेट को पीछे से खींचा, जैकेट को पीछे से खींचा। वह ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह बैलून बेचने में मग्न था। फिर बालक ने जोर से जैकेट खींचा, तब बैलून वाले ने बालक की तरफ देखा तो पता चला कि बालक बैलून के लिए बार बार जैकेट खींच रहा है। तब बैलून वाला ने पूछा, बेटा तुमको क्या चाहिए, क्यों बार बार जैकेट खींच रहे हो? तो छोटे से बालक ने उस बैलून वाले से एक प्रश्न किया, कहा, अंकल वो जो काला वाला बैलून है वो भी लेंगे तो क्या वह उड़ेगा? फिर से मैं आपको कहूँ, उस बच्चे ने बैलून वाले से कहा कि अंकल वो जो काला वाला बैलून है उसको लूँगा तो क्या वह उड़ेगा? इस बात को सुनकर बैलून वाला सोचने लगा। सोचते सोचते कहा, इस लड़के को मैं क्या जवाब दूँ? सोचते सोचते अंत में कहा, बेटा वो जो काला वाला बैलून है ना, वह अपने ऊपर के रंगों से नहीं उड़ता है, वह अपने अंदर के गुणों से उड़ता है। तुम कोई बैलून लो, सब बैलून उड़ेगा। तब उसने कहा कि अंकल हमको काला वाला ही दे दीजिए। वह काला वाला बैलून ले लिया और चला गया। तो कहानी का सारांश आप समझ चुके होंगे कि व्यक्ति अपने ऊपर के रंगों से नहीं उड़ता है, वह अपने अंदर के गुणों से उड़ता है। यदि आपको उड़ना है तो अंदर के गुणों को निखारना होगा, न कि ऊपर के रंगों को निखारिए। आपको ऊपर के रंगों को निखारने की जरूरत नहीं है। यदि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो, और कुछ बढ़ना चाहते हैं तो आपको अंदर के गुणों को निखारने की जरूरत है। लेकिन आज हमारे समाज में पता नहीं क्या हो रहा है। आज जो छात्र छात्राएं हैं ऊपर ऊपर संवरने के चक्कर में लग गए हैं, अंदर तो निखारते ही नहीं हैं। कहा गया है मनुष्य पहले भी पशु था, आज भी पशु की तरह व्यवहार कर रहा है। पहले भी पशु की तरह गुण था, जंगलों में भटकता था, और आज भी पशु का ही व्यवहार है। कहा गया है झर गई रोम रोमा तो झरा, पशुता का झरना बाकी है, ऊपर ऊपर संवर गए अंदर से संवरना बाकी है। कहने का मतलब मनुष्य जब पशु था तो शरीर के ऊपर रोम था, रोआ था, वह झर गई रोम, रोम तो झर गया, मनुष्य सुंदर हो गया। यानी झर गई रोम रोमा तो झरा, उस रोम के झरने से व्यक्ति संवर गया। रोमा तो झरा, झर गई रोम रोमा तो झरा, पशुता का झरना बाकी है। ऊपर से रोआ झड़ गया, आप सुंदर हो गए, लेकिन पहले भी पशु मार कर आप खाते थे, आज भी पशु को मार के खाते हैं। यानी पशुता का झरना बाकी है। ऊपर ऊपर संवर गए, ऊपर से आप सुंदर हो गए, लेकिन अंदर से संवरना बाकी है। यानी अंदर से आप सुंदर नहीं बने। ऊपर तो सुंदर, यानी कौन कौन सा फेयर लवली से क्या क्या लगाते हैं, हैंडसम क्या क्या होता है नहीं पता हमको, सारे कुछ लगा कर आप सुंदर हो गए हैं ऊपर से, लेकिन अंदर कोई क्रीम क्रीम कुछ नहीं लगाते। अंदर से निखारने की ज़रूरत है। और अंदर से तभी निखार आएगा जब आपके अंदर गुण भरा जाएगा। वह गुण क्या है? वह गुण ज्ञान है, आपका नॉलेज है, वह सामाजिक परंपराएं हैं जो आपको अंदर से निखारती है, अंदर से बनाती है। अतः ऊपर अगर मिट्टी भी शरीर में लगा होगा ना, और आपके अंदर गुण होगा, तो लोग जगह देंगे, आपका नाम लेंगे। और ऊपर से आप सांवरे होंगे और अंदर कचरा भरा होगा ना, तो लोग समाज से निकाल देंगे। तो आपको ऊपर से संवारने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर से संवारने की जरूरत है। और आज के समाज में किसी को शिक्षा देने की भी जरूरत नहीं है। जिसे आप शिक्षा देंगे, उल्टा में वो आपका ही हनन करना शुरू कर देगा। यानी आप खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए मत। यही हमारा समाज कह रहा है कि मैं सीखूंगा, आपको देखकर लोग सीखेंगे, आप जब सिखाएंगे तो वो और बिगड़ जाएगा। यानी जिसे सिखाना चाहते हैं वो बिगड़ जाता है। अतः आप सिखाइए नहीं, खुद सीखिए, खुद बदल जाइए। आपको देखते देखते वो भी आदमी बदल जाएगा। समाज बदलने के लिए समाज को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत है। देश बदलने के लिए नेता बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत है। तो आप देखिए कितना बदलाव खुद में लाते हैं। अतः ज्ञान लेने के लिए शिक्षक बदलने की जरूरत नहीं है,
ज्ञान लेने के तरीका को बदलने की ज़रूरत है। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पढ़ाई को बढ़िया से बनाए रखें, और जो भी बात आपके मन में आता है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय मेरे प्रिय छात्रों।